भारत में 25 जून 1975 को जो आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल लगाया गया, घोषित किया गया, उसका एक कारण न्यायपालिका और संसद और सरकार के बीच का टकराव था। एक तरफ न्यायपालिका और दूसरे तरफ सरकार और संसद। इस टकराव से ही आपातकाल का जन्म हुआ। इस पे हम बात करते हैं आज। तो देखिए कि जून 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक निर्णय आया, जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने दिया था। इंदिरा गांधी रायबरेली सीट से सांसद थी और भारत की प्रधानमंत्री थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने यह निर्णय दिया कि इंदिरा गांधी ने संसदीय चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है चुनाव जीतने के लिए, इसीलिए उनके चुनाव को रद्द कर दिया गया और अगले 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने से भी अयोग्य कर दिया गया। वैसे इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने 24 जून 1975 को स्थगित कर दिया, लेकिन यहाँ से न्यायपालिका और सरकार का जो टकराव है वो और आगे बढ़ा। इस टकराव की भूमिका इससे पहले लिखी गई। वह केस था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का केस। 1967 1953 में पंजाब भूमि सुधार अधिनियम के खिलाफ दायर एक याचिका से इस केस गोलकनाथ के केस की शुरुआत हुई थी कि गोलकनाथ परिवार को अपनी जमीन छोड़नी पड़ी थी क्योंकि सरकार ने उनकी जमीन को अधिशेष जमीन घोषित कर दिया पंजाब भूमि सुधार अधिनियम 1953 के अंतर्गत। जो मामला गोलकनाथ के केस के रूप में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसे 11 जज के बेंच ने सुना था। गोलकनाथ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आर्टिकल 368 से भी मौलिक अधिकार का संशोधन नहीं किया जा सकता और आर्टिकल 13 का क्लाउज 2 यह कहता है कि मौलिक अधिकार को प्रभावित करने वाले, कमजोर करने वाला कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता और वैसा कानून शून्य होगा। तो संसद जब मौलिक अधिकार में संशोधन करती है वह भी कानून है। तो 368 और 13(2) के कारण संसद मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती है। यहां से ये टकराव जो शुरू हुआ गोलकनाथ केस से, इसके बाद 1971 में संसद ने संविधान में संशोधन किया 24th अमेंडमेंट और यह कहा कि आर्टिकल 368 से संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार रखती है। संसद के संशोधन करने पर कोई प्रतिबंध, बाधा नहीं है। तो गोलकनाथ के निर्णय को निष्प्रभावी करने के लिए 24th अमेंडमेंट लाया गया 1971 में। अब इस अमेंडमेंट को फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। केशवानंद भारती का केस है 1973। यह भारत में सबसे अधिक जजों के बेंच के द्वारा सुना गया अभी तक का केस है। 13 जजों की बेंच ने जो है इस केस को सुना और इस में सुप्रीम कोर्ट ने 7 और 6 के बहुमत से निर्णय दिया कि संसद संविधान में कोई भी संशोधन कर सकती है। मतलब संसद के संशोधन करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन संसद कोई वैसा संशोधन नहीं कर सकती है जो संविधान के आधारभूत लक्षण, जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के विरुद्ध हो। इस तरह से गोलकनाथ के निर्णय में तो केवल मौलिक अधिकार के संशोधन पर रोक लगी, लेकिन केशवानंद के मामले में उससे बड़ी बाधा सरकार और संसद के समक्ष आ गई
कि आप कोई भी संशोधन कर सकते हैं, लेकिन किसी भी संशोधन को न्यायपालिका इस आधार पर रिव्यू कर सकती है कि वह संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन तो नहीं है। केशवानंद भारती के इस निर्णय के बाद संसद ने फिर आर्टिकल 368 में 2 क्लाउज जोड़े, क्लाउज 4 और 5। क्लाउज 4 में यह कहा गया कि संसद के संविधान के संशोधन करने पर कोई रोक नहीं है। संसद संविधान में कुछ भी संशोधित कर सकती है। संसद के संशोधन के रास्ते में कोई बेसिक स्ट्रक्चर नहीं आता। और दूसरा कि संसद क्लाउज 5 में यह कह दिया गया कि संसद के संशोधन को न्यायपालिका रिव्यू ही नहीं कर सकती। मतलब सुप्रीम कोर्ट को संसद के किए गए संशोधन में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। इस निर्णय को संसद ने जो कानून बना के एक निर्णय किया, परिणाम यह हुआ कि बाद में मिनर्वा मिल्स के केस में क्लाउज 4 और 5 को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसका एक दूसरा परिणाम भी आया सामने कि सरकार ने वरिष्ठता के सिद्धांत की अवहेलना करके, जैसे सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सैलेट, के.एम. हेगड़े, ए.एन. ग्रोवर जो 3 वरिष्ठतम जज थे, उन तीनों के वरिष्ठता के सिद्धांत का उल्लंघन करके चौथे नंबर के वरिष्ठता क्रम के जो जज थे ए.एन. रे, क्योंकि उन्होंने सरकार के पक्ष में निर्णय दिया था, उन्हें सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया। उन 3 जजों ने वरिष्ठता के सिद्धांत के उल्लंघन के कारण और उन्हें इग्नोर करके चौथे नंबर के सीनियर जज को मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने के कारण उन 3 जजों ने त्यागपत्र दे दिया। फिर एक और मामला जब इमरजेंसी लगा दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट में आया, वह था एडीएम वर्सेस जबलपुर का केस 1976, जिसमें हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण का सवाल उठाया गया था। आर्टिकल 21 जीवन जीने का अधिकार जो है मौलिक अधिकार मानता है, और उसी अधिकार की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट को जो है हैबियस कॉर्पस रीट का अधिकार आर्टिकल 32 के तहत दिया गया है। तो एडीएम वर्सेस जबलपुर के केस में यह सवाल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया कि क्या आपातकाल के दौरान लोगों के जीने के अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। आप सोच के देखिए, क्या जीने के अधिकार को भी निलंबित किया जा सकता है, चाहे देश में कोई भी स्थिति हो। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने सरकार के समर्थन में फैसला दिया और एक जज उस फैसले से असहमत थे, उन्होंने असहमति का निर्णय दिया, HR खन्ना। फिर जब एन रे रिटायर हो रहे थे तो उनके बाद HR खन्ना जो सबसे सीनियर जज थे मुख्य न्यायाधीश के बाद, उनको वरिष्ठता के सिद्धांत के आधार पर उन्हें मुख्य न्यायाधीश बनाया जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने फिर उनसे जूनियर जज HM बेग को मुख्य न्यायाधीश बनाया और HR खन्ना ने फिर त्यागपत्र दे दिया। जिन 4 जजों ने सरकार के समर्थन में फैसला दिया उसमें मुख्य न्यायाधीश एन रे, HM बेग जो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए इस सरकार के समर्थन में फैसला देने के लिए, YB चंद्रचूड़ जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के रूप में जिनका अभी तक के सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में सबसे लंबा कार्यकाल है, और वो जज PN भगवती जो बाद में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खोलने के लिए जाने जाते हैं, वो जज भी सरकार के साथ थे। तो न्यायपालिका एक तरफ और दूसरे तरफ संसद और सरकार के बीच का जो टकराव है, वह टकराव एक महत्वपूर्ण कारण था देश में आपातकाल लगाए जाने का। इस संदर्भ में हमने समझा कि उसकी क्रोनोलॉजी क्या है और वो घटनाक्रम क्या है जिसकी शुरुआत गोलकनाथ से हुई और अंततः देश में इमरजेंसी आया। इमरजेंसी के बाद फिर सरकार ने जिस तरह से मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया, बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थगित कर दिया, हैबियस कॉर्पस को, वो सारे मामले हमने डिस्कस किया। थैंक यू।